हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से यहाँ पर लिए गए हैं, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और जितने भी सेगमेंट्स हैं सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आगामी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और कल ही अभी SSC का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ गया है, यानी CGL के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिस दी गई है, तो इसमें जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी अप्रैल में, यानी अप्रैल में आपका जो एग्ज़ाम है CGL का वो यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। यानी 4 मंथ आपके पास और बचे हुए हैं, तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको यहाँ पर आपको बूस्ट करना है। और साथ ही साथ जीके इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टायर 1 के एग्ज़ाम में, यानी CGL प्री के एग्ज़ाम में, क्योंकि 25 नंबर की जो जीके है वो यहाँ पर पूछी जाती है CGL प्री के एग्ज़ाम में। और अदर एग्ज़ाम भी आपके आगे लगे हुए हैं, जैसे ग्रुप डी एग्ज़ाम है, NTPC, CBT 2 एग्ज़ाम है, सभी के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा वो है 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। फिजिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आपको बताना है 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। वैसे हमने जो पढ़ा है न्यूमेरिकल्स में, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर सेकंड भी दे दिया जाता है, मीटर भी दे दिया जाता है और अदर इकाइयाँ भी वहाँ पर दे दी जाती हैं, लेकिन आपको बताना है 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। तो देखिए, हम पढ़ते थे 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर यहाँ पर होते हैं। और अगर हम मीटर में इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻6 माइक्रोन, यानी 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन होते हैं। तो यहाँ पर आपका वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 6 जीरो दिए होंगे। और आप देख सकते हैं B नंबर में यहाँ पर 6 जीरो दिए हुए हैं, यानी 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन होते हैं, या हम ये कह लें 10 लाख आपके यहाँ पर माइक्रोन होते हैं। और उसके अलावा बात करें अगर हम नैनो की, तो 1 मीटर में 10⁹ नैनो होते हैं। और इसी प्रकार से पिको भी एक इकाई है जिसमें 10⁻12 यहाँ पर पिको होते हैं 1 मीटर के अंतर्गत। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और ये दूसरा क्वेश्चन है जो ये हमारा है इकोनॉमिक्स से, और इसमें आपको बताना है निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास, जिसे कि DMU भी कहा जाता है, इसका जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो ये जो DMU नियम है, आखिरकार ये सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम क्या है। तो देखिए, जब विभिन्न इकाइयों का उपभोग लगातार किया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम कहते हैं। और ये जो नियम दिया था, ये दिया था एक अर्थशास्त्री हैं H गौसेन ने। तो H गौसेन के द्वारा ये नियम दिया गया था, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड और मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी। यानी स्वराज पार्टी का जो निर्माण किया गया था उसमें किन किन नेताओं की प्रमुख भूमिका थी। एक तो बता दिया गया आपको मोतीलाल नेहरू, और उसके अलावा किसकी प्रमुख भूमिका थी। तो देखिए, अगर हम बात करें स्वराज पार्टी की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1923 को। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उनके द्वारा इस स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और सेल्फ गवर्नमेंट और फ्रीडम के लिए ही बेसिकली ये जो पार्टी है वो यहाँ पर बनाई गई थी, भारत की स्वतंत्रता के लिए। और इसमें मोतीलाल नेहरू के साथ शामिल थे यहाँ पर जो चित्तरंजन दास, एक व्यक्ति थे चित्तरंजन दास, उन्होंने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर ही ये स्वराज पार्टी बनाई थी भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, आपसे ये पूछ लिया गया कि जो गंगा नदी है वो बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, गंगा नदी बिहार राज्य को 3 भागों में विभाजित करती है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है गंगोत्री से, और फिर ये यहाँ पर गंगोत्री है उत्तराखंड में, यहाँ से निकलकर फिर ये यूपी में प्रवेश करती है। उसके बाद बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के रास्ते बे ऑफ बंगाल में ये यहाँ पर इसका समापन हो जाता है। तो इस प्रकार से गंगा नदी की पूरी यात्रा होती है इन सभी राज्यों से होकर। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर जो
तो इस पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा? भीमसेन एक कवि थे जिनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है येरला, वरना और डिंडी ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो देखिए ये जो सारी नदियाँ हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और बात करें अगर हम कृष्णा रिवर की, तो जो कृष्णा रिवर है ये भारत की 4th लार्जेस्ट रिवर है, और ये महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है, और उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये नदी प्रवाहित होती है। तो इसी की सहायक नदियां हैं येरला, वरना और डिंडी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? तो केमिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। निम्न में से आपको बताना है कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सोना, यानी कि गोल्ड, जिसे Au जिसका प्रतीक होता है वो यहाँ पर एकल परमाणु इकाई तत्व है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लैंग्वेज से, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, इडुमिस्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो किस राज्य की ये भाषा है इडुमिस्मी? तो ये जो भाषा है ये है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, उसकी भाषा है इडुमिस्मी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, जिसमें आपको बताना है बायोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? यानी वनस्पति नाम जो दिए जाते हैं, सभी फल हो या कोई जानवर हो, सभी के अपने अपने वानस्पतिक नाम होते हैं। तो यहाँ पर आम का जो नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका इसका वानस्पतिक नाम है आम का, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी एक आधिकारिक भाषा होगी? यानी जितने भी हाई कोर्ट्स हैं भारत में, उन सभी में अंग्रेजी को एक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा, उसे एक आधिकारिक भाषा माना जाएगा। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 348 का के अंतर्गत, या हम ये कह लें 348(1) के अंतर्गत ये वहाँ पर प्रावधान है संविधान के अंदर कि जो सभी उच्च न्यायालय हैं वहाँ पर अंग्रेजी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में यूज किया जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड, निम्न में से किसने सबसे पहले ये निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण g के साथ गिरती हैं और एक ही समय पर जमीन पर पहुँचती हैं? तो ये नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो एक वैज्ञानिक थे गैलीलियो, और गैलीलियो के द्वारा ही ये यहाँ पर सिद्धांत दिया गया था कि निर्वात में सभी वस्तुएं एक समान त्वरण स्मॉल g के साथ ही गिरेंगी और एक ही समय पर ज़मीन में पहुंचेंगी। उसके अलावा बात करें अगर हम अल्बर्ट आइंस्टीन की, तो इनके द्वारा दी गई थी रिलेटिविटी थ्योरी, यानी आपेक्षिकता का सिद्धांत, और उसके अलावा क्वांटम में थ्योरी में भी इनका बड़ा योगदान है अल्बर्ट आइंस्टीन का। और न्यूटन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जो गति का नियम है वो दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। उसके अलावा गुरुत्वाकर्षण का नियम ये भी न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था, और थॉमस अल्वा एडिसन इनके द्वारा बल्ब की खोज की गई थी। तो ये हमारे आज के सारे क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और हर एक सेगमेंट से जीके के हमने ये क्वेश्चन लिए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। डेली बेसिस पर हम इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर लाते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।